for now. ओके सो कल हमने जो है वो ऑलमोस्ट डायपोल इंटरेक्शंस को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने स्टार्ट कर दिया था एंड इन दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट जो डायपोल फोर्सेस और हमने इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल. Instantaneous dipole induced dipole. Okay, so that's another example. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है. अच्छा, इससे पहले आपको दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, उनको समझने की ज़रूरत है. एक है हमारे पास हमारी द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड देन देयर इज दिस अदर इंड्यूस्ड डाइपोल. तो जब तक हम एग्जैक्टली ये नहीं समझ लेते ना कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, हम इनके रिलेटिव जो फोर्सेस है ना, हम उनको कभी जो है ना अ, कर नहीं सकते. आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उसने कहा हुआ है कि दीज आर द फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अच्छा, अब नॉन पोलर हमने कल बात की थी कि द पोलर और द दोज मॉलिक्यूल्स की जिनकी जो है ना पोलैरिटी वो डिवाइडेड होती है एंड दे हैव दिस लाइक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद देम. सो उनके पोल्स कुछ इस तरह से बन रहे होते हैं. और फिर जो नॉन पोलर होते हैं ना, दैट मीन्स दे डोंट हैव पोल्स और उनकी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल. तो हमने ये दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़े थे. अब वो कह रहा है कि दीज आर द फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो वो इनको इजीली नॉन पोलर भी तो कह सकता था. व्हाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. तो होता बेसिकली क्या है कि सम मॉलिक्यूल्स दे बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंट. तो लेट्स जस्ट से कि एक मॉलिक्यूल है एंड दैट्स मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, कि वो एक मोमेंट के लिए फॉर अ सिंगल मोमेंट उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है और वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस. तो यहाँ पे वो नॉन पोलर से पोलर की तरफ शो हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल. और ये जितनी जल्दी बनते हैं ना, ये उतनी ही जल्दी रिमूव भी हो जाते हैं. तो इसलिए हम इनको इंस्टेंटेनियस कहते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड इंस्टेंटेनियस, बिकॉज ऑफ द वर्ड इंस्टेंट. बिकॉज अब ये इसमें इंस्टेंट का वर्ड है, दैट मीन्स कि ये विद इन अ सेकेंड बनेंगे एंड देन विद इन अ सेकेंड दे वुड बी रिमूव्ड और दे वुड बी बिकम अगेन नॉन पोलर. ठीक है. अब दे हैव दिस टेम्परेरी डायपोल्स, यानी कि इनमें एक्चुअल में तो कोई पोलर बॉन्ड नहीं होता. अब पोलैरिटी को हम वहीं पे डिस्कस करते थे. आपको याद हो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वुड बी ग्रेटर देन या और इक्वल टू 1 0.4 और अबव, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं. फिर हमने पोलर कोवलेंट एंड पोलर आयोनिक की बात की थी. लेकिन यहाँ पे तो ये हम बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ना उनको पोलर कह रहे होते हैं. फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी कि जिनके पोलर बॉन्ड्स तो होते हैं लेकिन वो खुद नॉन पोलर होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर कि उनका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को अपने जो है ना वो एक साथ लेके चल रहे होते हैं कि दीज आर द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट आर इवन. वेट अ मिनट. अच्छा, तो दैट इज बिटवीन द molecules that have no polar bonds. तो यहाँ पे वो उस सिनेरियो की बात कर रहा है जहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी कि CO2 इज द वन के जिसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं एंड जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस सिनेरियो में भी जो है ना
ये उन इनमें भी नहीं होती। दे फॉर्म टेम्परेरी, देर आर टेम्परेरी डाइपोल्स, तो हमने वही इंस्टेंट को वो यहाँ पे टेम्परेरी बात कर रहा है। अब होता क्या है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एक डाइपोल बना रहा है, तो उसको देख के जो उसका नेबरिंग होगा ना, वो इंड्यूस कर लेगा अपने ऊपर डाइपोल चार्ज। लाइक वो चार्ज को बिल्डअप करने के लिए, लेट्स जस्ट से वी हैव देयर टू एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसका चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड दिस मेक पोलर मॉलिक्यूल फॉर एन इंस्टेंट। अब इसके साथ तीन चार और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, बिकॉज नॉन पोलर रेस्ट विद ईच अदर। अच्छा, अब जब यहाँ पे इस कंपाउंड ने एक इंस्टेंट डायपोल बना लिया, तो इसको देख के ये वाला जो होगा ना, ये भी एक पोल बना लेगा। लाइक वो उसको बोलेगा कि मेरा पॉजिटिव तुम्हारे नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया, मेरा नेगेटिव तुम्हारे पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो गया, to like communicate between the molecules। और this is because their movement of electron, because जब हम बहुत सारे molecules को एक जगह पे रख देते हैं, of course उनमें collisions होती हैं, and you know they bond, they interact with each other, और इनके जो electrons होते हैं ना, these are jumping from one to another, तो यहाँ पे electron jumping और इनकी जो relative bonding है ना, ये कुछ इस तरह से बनती है। तो उसको जहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस डायपोल कह रहे थे, यहाँ पे हम इसको इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे, बिकॉज इस ये जो हमारा सेकंड वन है, दिस मेड इटसेल्फ पोलर द अदर वन फ्रॉम द अदर वन, यानी इसने उसको देख के उसके अकॉर्डिंग अपने पोल्स बना लिए हैं। तो ऐसे पोल्स के मुताबिक, मतलब कि ऐसे एटम्स में या ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होती हैं ना, दीज आर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। आपकी बुक में बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप ऑफ कोर्स जब आप फर्दर केमिस्ट्री में जाते हो या इंटरेस्ट लेवल पे जाते हो, तो यू वुड हैव टू लाइक इंटेरोगेट ऑल दीज थिंग्स। अब वो बता रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ किन चीज़ों पे है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो मॉलिक्यूलर साइज पे होती है। अब द स्मॉलर द साइज। अच्छा, अब साइज पे क्यों, द स्मॉलर द साइज, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ही इंस्टेंटली वो बना देगा, डायपोल बना देगा, और जितनी ही मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगी उसके डायपोल्स बनाने में उसको उतनी ही मुश्किल आएगी। तो ये मॉलिक्यूल का साइज और एटम का अपना साइज, ये भी इसी वजह से डिपेंड कर रहा होता है। फिर मॉलिक्यूलर मैस। अच्छा, मॉलिक्यूलर मैस भी फिर इसीलिए, ऑब्वियसली बात है, जब मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि एटम का साइज, दो एटम जो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो अगर इनका कंबाइंड वेट ज्यादा है, साइज ज्यादा है, सॉरी, दैट मीन्स कि इसका इंडिविजुअली, अगर इस एक चीज का मैं कंबाइंड कलेक्ट कर रही हूँ एंड देयर कंबाइंड साइज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर साइज एंड इट्स हायर, तो दैट मीन्स कि ये जो एक अकेला एटम है उसका भी जो एटॉमिक साइज है वो हाई होगा। दैट मीन्स इन दोनों का जो वेट है कलेक्टिवली, वेट, दैट वुड आल्सो बी हाई। तो तीनों चीजें हाई होंगी, ऑब्वियसली बात है। अब जब एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है, दैट मीन्स के एटम का जो रेडियस है वो काफी बड़ा है, एंड रेडियस तभी बड़ा होता है जब इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर उतने ही ज्यादा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द मोर द इलेक्ट्रॉन द मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, और फिर वो इसी लिहाज से जो है ना, दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग एंड वर्किंग टुगेदर। और जितना छोटू साइज होगा, जितना उसका एटॉमिक एटम का साइज कम होगा, उतना उसका ऑब्वियसली फिर वेट भी कम होगा, उतना ही उसका मॉलिक्यूल साइज भी कम होगा, उसका उसी मॉलिक्यूल का वेट भी कम होगा, और उतने ही उसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, तो
लेट्स जस्ट से वी हैव हियर फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन वी हैव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ। अब इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा ना, उसका साइज कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इसके एटम का साइज कम है। अगर हम कंपैरेटिव में लेके चले, इसी का ही मॉलिक्यूलर मैस भी कम होगा, बिकॉज कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही कम प्रोटॉन्स भी होंगे, एंड दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कम है। ठीक है, इसके कंपैरेटिव इसका मॉलिक्यूलर साइज हाई होगा, एटॉमिक साइज भी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। तो इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि हाइड्रोजन के डायपोल्स बनाना, यानी कि इसमें डायपोल खुद से आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाना। अब वो इंस्टेंट भी हो सकते हैं, वो इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। पॉइंट इज दे डोंट हैव ओरिजिनली अ पोलर नेचर और अ पोलर बॉन्ड, बट दे आर मेकिंग इट। तो ऑब्वियसली इट वुड बी हैविंग अ वेरी स्मॉल एफर्ट, और इसकी एफर्ट ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इट्स ग्रेटर मैस। और ऑब्वियसली अब हाइड्रोजन एक छोटू सा है, तो उसके साथ जो फेलो हाइड्रोजन होगा जो उसका मॉलिक्यूल बनाएगा वो भी एक छोटा सा एटम होगा। एंड अगर हम फिर फ्लोरीन की बात करें तो उसके जो साथ मॉलिक्यूल बनाता हुआ फ्लोरीन होगा, उसके भी 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ऑल दीज लिटिल थिंग्स विल बी collectively working together to create a high forces. ओके, तो जितनी ये ज़्यादा होंगी ना उतनी ही फिर इनमें वैंडरवाल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, यानी कि इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ की अगर हम एक ट्रेंड डिस्कस करते हैं तो जिनके द बिगर द मॉलिक्यूल मोर द इलेक्ट्रॉन लार्जर the size and higher the relative molecular mass greater will be the van der Waals forces। तो वो सब फोर्सेस को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, इसमें इंड्यूस भी आ जाती हैं। वैसे तो इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल भी आती हैं, डायपोल डायपोल भी आती हैं। इसके अलावा दो और फोर्सेस होती हैं, डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, एंड एक और भी होती हैं वेंडरवाल्स। तो ये 4 टोटल होती हैं, एंड दीज ऑल हैव द सेम ट्रेंड कि जितना साइज बड़ा होगा ऑब्वियसली फिर इन्होंने इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इन्होंने एक दूसरे को मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया होगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग। तो पहले हम बात कर रहे थे कि लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट डाइपोल, और उस टाइप ये डाइपोल बड़ा इजी बन जाएगा, और ये डाइपोल मुश्किल से बनेगा, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो ऑब्वियसली द लार्जर वन की होंगी, बिकॉज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट। जैसे कि हम किसी भी फोर्स का ट्रेंड पढ़ते हैं कि जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा है, एटॉमिक साइज बढ़ा है, मॉलिक्यूल का मास बढ़ा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दे आर इंक्रीजिंग, तो उस स्टेज पे क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है इट वुड ऑटोमेटिकली गो ऑन इंक्रीजिंग। तो फोर्स ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है, ये दोनों डिफरेंस याद रखनी है। फोर्स इसमें ज़्यादा है लेकिन फोर्स इसमें कम है, लेकिन दिस वुड बी हैविंग एन इजी डायपोल, यानी कि डायपोल को बनाना इजी होगा और इसके डायपोल को बनाना मुश्किल होगा। तो बस ये इनमें डिफरेंस था, और आई होप अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल केमिस्ट्री। इस ये टॉपिक बहुत डिटेल्ड होता है, एंड इसको आप जितना समझो उतना कम है। वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हम H बॉन्डिंग से शो कर रही होती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन। यानी कि अगर एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा और उसके साथ कोई एक ऐसा एटम आ जाता है जिसके, अब लेट्स से आई हैव दिस मॉलिक्यूल ए एंड दिस मॉलिक्यूल बी, और इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो दे वुड बी हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है। अब इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस, तो कंडीशंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विद FON और कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए द ओनली कंडीशन वी टॉक अबाउट कि हाइड्रोजन, अब हमने ऊपर तो बात कर दी कि अगर हमारे पास ए है एंड बी है एंड दैट बोथ हैव अ हाइड्रोजन, तो दे वुड बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे लगा रहा है कि दिस हाइड्रोजन शुड बी either bonded with a fluorine, एक मिनट, a fluorine, a nitrogen or oxygen, or any atom with comparative same electronegativity value। तो हाइड्रोजन को या तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, या नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए, या ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। ये तीन रिएक्शन आगे, या कोई भी ऐसा एक हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, कोई भी ऐसा एटम हो दैट हैज द कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ केसेस हम पढ़ते हैं कि जब एक हाइड्रोजन है और वो तीन क्लोरीन के साथ ट्राइक्लोरो हाइड्रोजन है, तो तीन क्लोरीन वुड कंपैरेटिवली be having the same electronegativity of than these, तो तब वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली डेवलप होगी। तो हम कंडीशन में हमेशा ये बात करते हैं कि कंपैरिजन, कोई एक ऐसा आइटम या कोई एक दो ऐसे आइटम जो कि मिल के जो है ना, वो फ्लोरीन या नाइट्रोजन या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी नेगेटिविटी इंड्यूस कर सकें। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर अब हमारे पास जैसे ए है ना, तो ए के लिए भी सेम कंडीशन है एंड बी के लिए भी सेम कंडीशन है। अब कुछ बुक्स में वो कहता है कि बी शुड नॉट बी हैविंग FON, बट कुछ बुक्स में वो ये कहता है कि नहीं, बी के पास भी ये कंपल्सरी है। तो वो कहता है कि ए के पास तो FON होना जरूरी है, एंड समटाइम्स वो कह रहा होता है कि बी के पास भी होना जरूरी है, लेकिन समटाइम वो कह रहा होता है कि बी के पास होना जरूरी नहीं है। सो दीज बोथ कैन कंट्रीब्यूट कंपैरेटिवली, और दोनों में से कोई भी कंसेप्ट जो है ना वो गलत नहीं है। ठीक है, दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह पे। इनकी अब और कम्प्लेक्सिटीज हैं, आप इसको मेजर इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही है कि अगर कहीं पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि जब नेक्स्ट वन हैव शुड हैव या शुड नॉट हैव, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ठीक है, हमने फॉलो करना होता है अपनी बुक को। और अब आपकी बुक में उसने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि द नेक्स्ट द अदर शुड हैव FON, लेकिन आप इसको एक बार जब रीडिंग करोगे तो इसको नोट आउट कर लेना। इफ़ यू हैव इट देन यू मस्ट जस्ट कैरी दिस कॉन्सेप्ट विद यू। अब यहाँ पे वो शो कर रहा है
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है। सो बेसिकली पार्शियल नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का FON है ना, ये अट्रैक्ट करता है B के हाइड्रोजन के साथ, और जो B का FON है वो अट्रैक्ट करता है A के हाइड्रोजन के साथ। सो लेट्स जस्ट से वी हैव दीज कंपाउंड्स वेयर H के साथ F है या O है या N है, और B के पास भी H है और साथ कोई F है या O है या N है। तो दोनों केसेस में जो है ना वो इस तरह से बॉन्डिंग होगी, और इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अगर तो ये डॉटेड लाइन, अब अगर आपने बुक में देखो तो here the O of water reacts with H of another water, और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है ना, that is hydrogen bonding. So the lone pair actually of O, F और N, this contributes to the hydrogen bonding. अब यहाँ पे N का और H का यहाँ पे भी सेम। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और ये इस तरह से डॉटेड में शो होती है। ये हमारे पास NH3 अमोनिया को शो कर रहा है और वाटर को शो कर रहा है। तो इस एग्जांपल का मकसद ये है कि देयर इज नॉट एनी कंडीशन कि दोनों मॉलिक्यूल्स सेम हो। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप सी में दिखा रहे हैं, लेकिन द कंडीशन इज स्टिल द सेम कि FON में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता था कि जो O है ना, let me just draw it, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसके पास दो लोन पेयर हैं, एंड दिस लोन पेयर्स ऑफ O, this lone pair of O, this contributes to the H of ammonia and H3। तो ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जिसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, एंड हेयर वी हैव लाइक अमोनिया। तो दोनों केसेस में ठीक है, और मोस्टली जो है ना ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अगर आप इसको देखो ना तो लाइक अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों तो फिर ये हनीकॉम्ब लाइक नेट लाइक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब समटाइम ये होता है कि जो वाटर होता है ना उसमें इस तरह होता है कि दिस इज द O एंड वाटर इज V शेप्ड। तो ये वाटर का ये O है, लेट्स जस्ट से हमारे पास 3-4 वाटर है। तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे कोई और एक ऑक्सीजन होगा और उसका एक हाइड्रोजन, सॉरी इसको मुझे थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, ऑक्सीजन। तो इसके साथ ये हाइड्रोजन है एंड ये हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन के दो लॉन पेयर्स होते हैं, सो दैट्स हाउ दिस इज गोना बॉन्ड। तो एक ये होता है, और इसके फिर फर्दर जो है ना वो डिस्कस करेंगे समटाइम, ये इसके साथ भी कर लेते हैं। तो ये हम इनमें 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 इस तरह से ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हर एक माइट भी वो ये हाइड्रोजन भी हो सकता है कि वो हर एक के साथ जो है ना, बट ये याद रखना है आपने कि ऑक्सीजन हमेशा दो लोन पेयर होते हैं और वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है। सो ईच ऑक्सीजन मेक्स टू बॉन्ड, और स्टिल उसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और वाटर के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, नेक्स्ट इज द पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। अच्छा, अब पिक्यूलर बिहेवियर में क्या होता है कि लेट्स जस्ट से कि वी हैव आइस। अब वाटर को हम इनके बिहेवियर को डिस्कस कर रहे होते हैं इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो जो
सॉलिड होते हैं ना वो दे आर डेंस देन लिक्विड। दैट मीन्स कि जो आइस है इट इज डेंस देन वाटर। तो लाइक मैक्सिमम डेंसिटी मिनिमम डेंसिटी हम ये वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। आज इसका हम थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, पिक्यूलर बिहेवियर। अच्छा, आइस इज लेस देन वाटर। मोस्टली जो होते हैं ना सॉलिड्स, दे वुड बी लाइक solids are denser than the liquids. I'm sorry. Acha. So most of the solid are denser than the liquids. This is because in solid state the molecules are more closely packed. अब वो कह रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना दीज आर लेस डेंस देन लिक्विड। इसी वजह से है कि जो लोहा है उसकी डेंसिटी कम होती है एंड वो जो है ना वो पानी में फ्लोट नहीं करता, वो नीचे होता है। एंड अगर कोई हल्का मटेरियल हो या गैसेस हो तो वो इवेपोरेट कर जाती है बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं ना दे आर डेंसर, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। आइस के केस में क्या होता है, वैसे तो सॉलिड्स लाइक दे आर क्लोजली पैक्ड ना, तो इनकी पैकेजिंग स्ट्रांग होती है, दे हैव ग्रेट नेटवर्क। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं ना तो उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड हो जाता है और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वहां पे जो उसकी आइस है ना वो डेंसर हो जाती है देन वाटर के। हालांकि ऑपोजिट बिहेवियर शो करना चाहिए था। इसमें ये भी है कि हमने जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पढ़ा कि ये क्यों होता है, बिकॉज ऊपर मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे होते हैं। मैंने आपको कहा कि ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कहता है कि नॉर्मली जितनी डेंसिटी होनी चाहिए थी, नॉर्मली जितनी क्लोज पैकिंग होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा क्लोज पैकिंग जो होती है बिकॉज ऑफ एक ऑक्सीजन को चार हाइड्रोजन कार्य होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली एक F1 मॉलिक्यूल है और इसके साथ एक और F1 मॉलिक्यूल जब भी कहीं प्रेजेंट होगा तो दे वुड डेफिनेटली गो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें वो तो कोई है नहीं है ना कि वो नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो वो पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इनके लैटिस स्ट्रक्चर इतने रिजिड हो जाते हैं इन देयर थ्री डायमेंशन। लाइक एक लेट्स जस्ट से कि एक, जैसे अब इसने बुक में शो किया हुआ है, अगर आप इस फर्स्ट वाली को देखो तो जो बिल्कुल आपकी लेफ्ट पे रेड है दैट इज शोइंग ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो रेड पे है इट्स हैविंग थ्री हाइड्रोजन, और फिर ये जो सेकंड ऑक्सीजन है दैट इज लाइक कनेक्टेड टू फोर हाइड्रोजन। तो मतलब कि हर एक ऑक्सीजन जो है ना वो चार हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, और पैकेजिंग जो है ना वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। इसको हम कहते हैं ओपन अरेंजमेंट। और इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है, जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है आइस की लिक्विड से। और यही वजह होती है कि अगर आपके पास कोई कम चीज़ हो ना, कोई डेंसर चीज़ हो, तो दैट मीन्स के लाइक कोई लेस डेंस चीज़ हो, कोई आपसे हल्की चीज़ हो, तो वो आपके मतलब है ना वाटर की नेचर है कि या तो वो उसमें चीज़ डूब जाती है या उस पर फ्लोट करती है। तो जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है ना दे वुड हैव फ्लोट, दे वुड फ्लोट, और जिनकी ज़्यादा होती है ना वो जाके नीचे बैठ जाती हैं। जैसे हनी की हम एग्जांपल लेते हैं, हनी इज़ वेरी थिक एंड वेरी डेंस, तो हनी जाके नीचे बैठ जाती है, उसको हमें मिक्स करना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी सॉलिड चीज को मिलाते हैं, लेट्स जस्ट से शुगर को मिलाते हैं, शुगर सॉलिड है तो इट वुड डिजॉल्व, बट वो कभी भी जो है ना उसके ऊपर फ्लोट नहीं करती। लेकिन अगर हम किसी गैस की बात कर रहे होते हैं ना तो इट इज लाइक वो ऊपर ऊपर जो है होती हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल है ऑयल। ऑयल ऐसा गैस तो नहीं है लेकिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, वो नीचे नहीं बैठता। अच्छा, तो अब आइस, क्योंकि आइस सॉलिड है तो आइस को जनरली क्या होता है, आइस
आइस जो होती है दैट इज लाइक, ये जो होती है ना, इसको नॉर्मली जो अपना इसका सॉलिड बिहेवियर है उसमें नहीं करना चाहिए, लाइक नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे नहीं बैठता। तो आइस जो होता है वो ऊपर फ्लोट कर होता है, दैट मीन इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सॉलिड डेंसिटी ज़्यादा, सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो नीचे बैठ जाते हैं। तो रीज़न इसकी यही आती है कि दीज थिंग्स हैव लाइक ह्यूज कम्पैक्ट पैकेजिंग, और वो पैकिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उनका वेट कम हो जाता है, डेंसिटी इस वजह से ज़्यादा होती है। ये आप अगर आगे आपके सिलेबस में हुआ, हम डिमॉर्गन्स लॉ और गैसेस के लॉज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यू मे आस्क, और आज के लिए इतना ही था। हम इसको कल इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जितने भी ट्रेंड्स वगैरह होंगे स्ट्रेंथ के कंपैरेटिव, उनको शो करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। सॉरी।